Hello students, so in the last lecture we discussed about the application of electric flux. Today also we will continue the same. We will see more interesting problems. In the last class I discussed about this concept कि what is E dA cos theta. हमने बात करी थी dA cos theta is the horizontal component of area vector. That means the component which is perpendicular to the electric field. जो फ्लक्स होगा वो उसी की वजह से होगा. जो कंपोनेंट अलोंग द फील्ड होगा उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा. क्लियर है एकदम. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने करे थे, हेमिस्फीयर को लेकर के प्रॉब्लम हमने किया था. और हम कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स देखते हैं और इंटरेस्टिंग हम कंसेप्ट देखेंगे. जस्ट लाइक मान लो मेरे पास एक लेट्स से मेरे पास एक अगेन हेमिस्फीयर ले लेता हूँ. उसका रेडियस क्या होगा r. लेट्स से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लेस है. अब मान लो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स तो जीरो होगा, वो तो पता ही है सर. आपने कंसेप्ट बता रखा है. कोई भी एक क्लोज सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है, तो टोटल फ्लक्स जीरो होगा. लेकिन मान लो कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द इनवर्ड फ्लक्स, मतलब अंदर जाता हुआ फ्लक्स. तो देखो अंदर तो इस सरफेस से जा रहा है, इस पोर्शन से वो अंदर जा रहा है और इस पोर्शन से बाहर निकल रहा है. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पर कोई भी मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, एरिया वेक्टर इज दिस. क्लियर है एकदम. और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज दिस. सो एंगल ये हो गया. बहुत सारे मैं ऐसे एंगल ले सकता हूँ. अब अगेन मैं कंसेप्ट वही लगाऊंगा, फाई विल बी इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा डी फाई. मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डी ए. ये एंगल मुझे मालूम है तो ये एंगल भी मुझे मालूम चल जाएगा. इसका एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इसको मैंने ऐसे बना लिया, एरिया ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर ये रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ये रही. क्लियर है. अब इस एरिया वेक्टर का एक कंपोनेंट तो ये रहा, तो उसका प्रोजेक्शन कैसे जाएगा, इस एरिया का एक प्रोजेक्शन तो ऐसे हो जाएगा लाइक दिस. क्लियर है. और इसका एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा तो उसका एरिया का वो प्रोजेक्शन कैसे हो जाएगा लाइक दिस, ऐसे. मतलब जब इस एरिया को, ये तो कंपोनेंट है, एरिया वेक्टर की कंपोनेंट है, और जब इस सरफेस को मैं रिजॉल्व करूंगा तो ये सरफेस ऐसे बन जाएगी. देखिए इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी. एक बार ऐसे रिजॉल्व होगा विच इज डी ए कॉस थीटा, और एक बार ऐसे रिजॉल्व होगा विच इज डी ए साइन थीटा. क्लियर है एकदम. दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है. इसकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल क्या है, 90 डिग्री. ऐसे समझ लो, या फिर इस एरिया को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं कर रही है. नेट फ्लक्स इसकी वजह से ही होगा. अब जब भी मैं इन सारे एरिया का इंटीग्रेशन करूंगा तो देखो प्रोजेक्शन तो यहीं पे ही आ रहा होगा कुछ. ऐसे समझो मैं यहाँ पे टॉर्च मार दूँ तो मुझे परछाई देखनी होती है. तो देखो ऐसे समझो कटोरा है, ये कटोरा, इस पर मैंने प्रोजेक्शन मारा तो एरिया तो कहीं, सॉरी, उसका प्रोजेक्शन तो कहीं इसके बेस पे ही जाएगा. ऐसा समझो मैं इसको हाफ कट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इस तरीके की शेप मुझे मिलेगी. और इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस के साथ. क्योंकि हमेशा एंगल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल क्या है, मोर देन 90 डिग्री. दैट मीन्स ये हो गया इनवर्ड फ्लक्स. सेम केस अगर कोई आउटवर्ड फ्लक्स पूछ रहा है, ये इनवर्ड फ्लक्स हो गया
आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा, आउटवर्ड फ्लक्स E इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2 पॉजिटिव सेंस में, और टोटल फ्लक्स क्या हो गया 0। जितनी फील्ड लाइन अंदर गई उतनी फील्ड लाइन बाहर। क्लियर है एकदम। और भी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम है, आप इसको नोट करिए पहले। नाउ एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है ए, और इस बार वो क्यूब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। क्यूब किस में रखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, E बराबर ई नॉट एक्स आई कैप। मतलब वो x के साथ कैसे वेरी कर रही है, लीनियरली इट विल इंक्रीज। क्लियर। अब वो क्यूब ओरिजिन से a डिस्टेंस की दूरी पे रखा हुआ है, और उसकी साइड भी कितनी है a। क्लियर है एकदम। अब वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताइए फाइंड द नेट चार्ज, फाइंड द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्यूब। बहुत अच्छा प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो क्यूब क्या है, क्लोज सरफेस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो फ्लक्स 0 हो जाता और टोटल चार्ज इनक्लोज 0 हो जाता, लेकिन फिलहाल नॉन यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स 0 नहीं होगा, मतलब इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स बराबर नहीं है। आप कैसे करेंगे भाई, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे अगेन वही चीज़ें हैं, इसके 6 फेसेस हैं, जिनमें से 4 फेस का फ्लक्स तो 0 होने वाला है, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ, इस फेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, और इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ, इस फेस का भी फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, और बेस वाले का एरिया वेक्टर इधर की तरफ, इसका भी फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, और वो जो पीछे वाला फेस है उसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, उसका भी फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स जो नेट फ्लक्स है वो सिर्फ इन 2 फेसेस की वजह से होगा। इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा अलोंग द फील्ड, और इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा अपोजिट टू द फील्ड। लेट्स से दिस फेस इज 1 एंड दिस फेस इज 2। 1 के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, देखिए जरा 1 के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही और एरिया वेक्टर ये रहा, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, E बराबर ई नॉट, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है a, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा E नॉट इंटू a, और इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है a स्क्वायर, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा E का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड cos थीटा, दैट मीन्स E नॉट a इंटू a स्क्वायर इंटू cos 180 डिग्री, दैट मीन्स माइनस E नॉट a क्यूब। क्लियर। अब हम सेकंड फेज के लिए कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड फेज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, एरिया वेक्टर ये रहा, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा E नॉट इंटू 2a, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2a, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है E नॉट इंटू 2a। तो यहाँ पर जब मैं फ्लक्स निकालूंगा फॉर सेकेंड फेज, यहाँ पर जब मैं फ्लक्स निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह E नॉट इंटू 2a, एरिया क्या है इसका भी a स्क्वायर इंटू कॉस 0, दैट मीन्स कितना आ गया, ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके 2E नॉट a क्यूब। तो अब जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा φ1 प्लस φ2, दैट मीन्स माइनस E नॉट a क्यूब प्लस 2E नॉट a क्यूब। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, E नॉट a क्यूब। ये क्या निकाल दिया आपने टोटल फ्लक्स, लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल चार्ज एनक्लोज। अब आपको एक कंसेप्ट मालूम है कि किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल चार्ज एनक्लोज क्या आता है, टोटल फ्लक्स एनक्लोज क्या आता है, Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपसे पूछ रहा है वो, ये आपने निकाल लिया, तो Q एनक्लोज क्या होगा, Q एनक्लोज बाय द क्यूब क्या होगा φ इंटू E नॉट, दैट मीन्स
ई नॉट ए क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? इसको नोट करिए। चलिए अब कंसेप्ट को और हम आगे बढ़ाते हैं। एप्लीकेशंस तो हमने देख ली हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी एप्लीकेशन हमने देखी। अच्छा मान लीजिए मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, आर्बिट्ररी शेप की क्लोज सरफेस ले ली मैंने। लेट्स से कुछ चार्ज तो इस सरफेस के अंदर है Q1 और Q2 लेट्स से, और कुछ चार्ज इस सरफेस के बाहर है Q3 और Q4। क्लियर है? अब कंसेप्ट तो आपको मालूम ही है कि यार जो चार्ज बाहर होंगे क्लोज सरफेस के उनकी वजह से फ्लक्स तो जीरो होगा। तो जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा, Q और जो चार्ज अंदर है उसकी वजह से Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 की वजह से, Q1 चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा बेसिकली वो कितना होगा? Q1 चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना होगा? Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। सेम केस Q2 की वजह से क्या होगा फ्लक्स? Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। Q3 की वजह से फ्लक्स क्या होगा? जीरो। Q3 की वजह से फ्लक्स क्या होगा? जीरो, क्योंकि Q3 चार्ज सरफेस के बाहर है। और Q4 की वजह से फ्लक्स कितना होगा भैया? जीरो। Q4 की वजह से फ्लक्स क्या होगा? जीरो। तो जो टोटल फ्लक्स हो गया वो कितना हो गया भाई? इन सभी चार्जेस की वजह से जो टोटल फ्लक्स हो गया वो कितना हो गया? फाई टोटल कितना हो गया? फाई टोटल कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी बात समझ में आ गई? एक बहुत ही अच्छी थ्योरम बनने वाली है, लॉ बनने वाला है। ऑल्दो लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन मैं फील करा रहा हूँ आपको वो है क्या। अब भाई फ्लक्स होता क्या है ये भी तो जान ले जरा। फ्लक्स क्या होता है बेसिकली? फ्लक्स की जो बेसिक डेफिनेशन आई थी वो क्या आई थी? फ्लक्स क्या आई थी? ई डॉट ए, अगर डिफरेंशियल फॉर्म हो तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ये पढ़ रखिए। क्लियर? अब Q1 चार्ज की वजह से इस फॉर्म में जो फ्लक्स होगा वो कितना आएगा? आंसर तो यही आने वाला है Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये लेकिन किसके भी बराबर होगा? ये किसके भी बराबर होगा भैया? ये किसके भी बराबर होगा? इंटीग्रेशन E1 डॉट डी ए। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1। भैया Q2 की वजह से क्या होगा? इंटीग्रेशन E2 डॉट डी ए। ठीक है भाई। अब Q3 की वजह से कितना होगा? भले ही Q3 की वजह से फ्लक्स जीरो होगा, अरे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ा ही है। E3 जीरो नहीं है, E3 है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन फॉर दिस क्लोज सरफेस विद द एरिया वो जीरो आएगा। दैट मीन्स इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं भैया? E3 डॉट डी ए। सेम केस Q4 के लिए इंटीग्रेशन E4 डॉट डी ए। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आपने सभी को ऐड किया, तो ये वाली साइड भी मैं ऐड करूंगा, तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन देखिए E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट डी ए, और वो किसके बराबर भी है? Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब भाई E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 क्या हो गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? E नेट डॉट डी ए विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए मैं यहां पर एक गोला लगा रहा हूं, इस गोले का मतलब समझिए। इस गोले का मतलब क्या होता है? सेम केस मैं यहां पर भी ये गोला लगा सकता हूं।
इस गोले का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने सर्कल बना दिया इंटीग्रेशन में, इसका मतलब होता है फॉर द क्लोज सरफेस। तो इसका क्या मतलब है, इंटीग्रेशन ऑफ E1 फॉर दिस क्लोज सरफेस, वो कितना आएगा, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट लॉजिकली, इंटीग्रेशन ऑफ E2 फॉर दिस क्लोज सरफेस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ E3 फॉर दिस क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन ऑफ E4 फॉर दिस क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू 0। और जब आप सभी को ऐड अप करोगे तो ये एक इक्वेशन निकल के आ गई। अगर आप ध्यान से देखोगे Q1 प्लस Q2 क्या है, चार्ज एनक्लोज बाय दिस क्लोज सरफेस ओवर विच वी आर डूइंग दिस इंटीग्रेशन। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट को मैं और कैसे भी लिख सकता हूं, इस स्टेटमेंट को मैं और कैसे भी लिख सकता हूं, ई नेट डॉट DA will be equals to Q enclosed by epsilon naught, and this is the most important relation, और इसी को बोलते हैं गॉस लॉ। लॉ है, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, हमने कोई प्रूफ नहीं किया है, दिस इज जस्ट एनालिटिकल वे, समझने के लिए ये सब हमने किया है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट निकलेंगे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे। ये है क्या, ई नेट, इन पॉइंट्स को समझिएगा। ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, ई नेट। ई नेट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, all the charges whether they are inside or outside this closed surface। क्या मेरी बात समझ में आ रही? साइंटिस्ट है गॉस साहब, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया गॉस लॉ, इसे वो क्या बोलते हैं, गॉस लॉ। तो पहला पॉइंट क्या है भैया, ई नेट क्या है यहां पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, net electric field whether because of all the charges whether they are present inside or outside the closed surface। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ली गई है वो सभी समस्त चार्जेस की वजह से है, चाहे वो चार्ज अंदर है सरफेस के, जो भी क्लोज सरफेस लिया गया है, चाहे वो चार्ज बाहर। एंड हियर at the right hand side it is only Q enclosed, only those charges whether which are present inside this closed surface। और स्टेटमेंट को, गॉस लॉ को रीड कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। ये क्या है, सरफेस, सरफेस इंटीग्रल, surface integral of net electric field for the closed loop। This is the most important point, closed loop, loop must be closed, Gauss law is applicable for closed loop। The surface integral of net electric field for this closed loop will be equals to charge enclosed by this closed loop, and this closed loop is known as Gaussian loop, गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, गॉसियन सरफेस। इस इमेजिनरी सरफेस को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। अरे सरफेस ऐसे थी, जरूरी थोड़ी है मैं इस सरफेस को ऐसे ले लेता, तब भी तो वही आता रिजल्ट। ये गॉसियन सरफेस है, ये एक इमेजिनरी सरफेस है। ये कैसे लेते हैं, कैसी सरफेस होती है, सभी के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। लेकिन गॉस लॉ क्या निकला, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप विल बी इक्वल्स टू Q enclosed, charge enclosed by the surface by epsilon naught। Here the electric field is because of all the charges present whether they are inside or outside this Gaussian surface। And here at the right hand side, charge enclosed is only those charges which are present inside the Gaussian surface। It is just an imaginary surface। कैसे लेंगे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी क्या मेरी बात समझ में आ रही, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बात करेंगे। पहले उतारिए जरा गॉस लॉ।
सो गॉस लॉ हमने देख लिया, गॉस लॉ की हमने स्टेटमेंट देख ली। अब देखिए हम बेसिक थोड़ी सी बातें करते हैं। मान लो कोई आपसे कहे कि इफ Q enclosed is 0 implies flux is 0, ट्रू और फॉल्स। बेसिक बातें करेंगे कि Q enclosed 0 है तो फ्लक्स 0 है। इफ टोटल फ्लक्स 0 बाय दिस गॉसियन सरफेस implies E net is 0, ट्रू और फॉल्स बताना है। If E net is 0 implies flux is 0. If E net is 0, E net for a closed loop is 0 implies Q enclosed is 0. ट्रू और फॉल्स बताना है सभी का। बेसिक बातें हैं। पहला पॉइंट है कि भैया Q enclosed is 0, फ्लक्स इज 0। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि फ्लक्स हमने क्या निकाला, फ्लक्स हमने बेसिकली क्या निकाला है, Q enclosed by epsilon naught। इफ Q enclosed is 0 that means flux is 0. It is true, it is totally true. If flux is 0 so E net is 0. What is true or false? अगर फ्लक्स 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। मान लो कि Q1 Q2 में लूँ ही ना तो टोटल चार्ज क्या हो गया, 0। टोटल चार्ज क्या हो गया है, 0। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगी? Q3 की वजह से E3 होगा कि नहीं होगा? होगा E3। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग, सेंसलेस। Next statement, if E net is 0 that means flux is 0. It is true or false? अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, if E net is 0 that means flux is 0, ये ट्रू होगी या फॉल्स? सोचिए, दिमाग लगाइए। if E net is 0 फ्लक्स, इट इम्प्लाइज फ्लक्स इज 0। अगर आप ध्यान से देखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उसका क्या मतलब है भैया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का क्या मतलब? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर भाई, फ्लक्स 0 कब होगा? फ्लक्स 0 कब होगा? अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कहीं फ्लक्स 0 है, अगर कहीं फ्लक्स 0, उसका मतलब है Q enclosed 0, अंदर कोई चार्ज नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं। बाहर तो चार्ज हो सकता है, उसकी वजह से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। दैट मीन्स फ्लक्स 0 दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0, रॉन्ग। फ्लक्स 0 दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0, रॉन्ग। वाइस वर्सा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फ्लक्स 0, ट्रू। इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी क्या होगा, 0। नेक्स्ट, इफ E net is 0 that means Q enclosed is 0, अगेन ट्रू। अगेन क्या होगा, ट्रू होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो चार्ज कहाँ से? क्लियर है क्या? चलिए और बेसिक बातें करते हैं, और यहाँ पर बेसिक बातें की जाएंगी। भाई हमने गॉस लॉ तो पढ़ लिया कि E net surface integral of net electric field for a closed surface will be equals to Q enclosed by epsilon naught, and this closed surface is Gaussian surface, imaginary surface। अब देखिए इस Gaussian surface को हम लेंगे कैसे हम लेते हैं? पहली बात तो कि Gauss law is applicable everywhere, that's fine. Gauss law is applicable everywhere, that's fine. But ध्यान रखिएगा, it is used to find the electric field for a highly symmetric charged object.
क्या बोला मैंने? गॉस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, यस, बिकॉज इट इज लॉ, बट इट इज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ हाईली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट. व्हाई? बिकॉज इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना इज नॉट वेरी इजी टास्क. और ऐसा नहीं कि गॉसियन सरफेस हम कुछ भी ले लेंगे, इट शुड बी हाईली सिमेट्रिक. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसका इंटीग्रेशन है ई नॉट डॉट डी ए, मतलब कि इसमें एंगल का भी चक्कर आएगा. अब मान लो मैंने गॉसियन सरफेस ये ले लिया, अरे यार इसको सॉल्व करना बहुत इजी थोड़ी है, एलएचएस को सॉल्व करना बहुत इजी थोड़ी ना. तो जो गॉसियन सरफेस है ऐसी आर्बिट्ररी उठा के नहीं ले लेते कि गॉसियन सरफेस कुछ भी ले लो. इट शुड बी वेरी सिमेट्रिक. 99.99% टाइम्स, बल्कि आपके जो सिलेबस में है उसमें 100% टाइम्स दो तरीके की सिमेट्री चलेंगी, स्फेरिकल सिमेट्री और सिलेंड्रिकल सिमेट्री. क्या बोला मैंने? स्फेरिकल सिमेट्री और सिलेंड्रिकल सिमेट्री. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं. पहली बात तो गॉस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. गॉस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड and it is applicable everywhere, but it is used to find the electric field due to highly symmetric charged object. अब जिस भी पॉइंट पर, मान लो मेरे पास एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, हाईली सिमेट्रिक है. मान लो मेरे पास एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, ऑल्दो मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली निकलवा चुका हूँ. मान लो मेरे पास एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है. अब मान लो इससे r डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इससे r डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ऑल्दो आपको सभी को एक्सप्रेशन मालूम है, क्या आता है 2k लैम्डा बाय r, ये हमने सबने कर रखा है. अब अप्लाई कैसे करते हैं गॉस लॉ को वो सुनिए जरा. पहली बात तो इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जिस भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, उस पॉइंट को मैं एक क्लोज सरफेस से एनक्लोज करूंगा, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल. इसको हम कहाँ लगाते हैं? फॉर अ क्लोज सरफेस, फॉर अ क्लोज लूप, एंड दैट सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस. दैट मीन्स जिस भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट को एनक्लोज करते हुए मुझे एक गॉसियन सरफेस लेना है. और वो सरफेस कैसे लेना है, उसके कुछ पॉइंट्स सुनिए. पहली बात तो वो सरफेस 100% टाइम सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको कंडीशन बताता हूँ कि वो सरफेस आप कैसे लोगे. वो सरफेस आप, वो सिमेट्रिक सरफेस आप कुछ इस तरह से लोगे ताकि, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से. उस सरफेस पर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0, फिर तो खत्म ही हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सरफेस पर, टेंजेंशियल, ताकि फ्लक्स क्या हो जाए, 0. क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के टेंजेंशियल होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के टेंजेंशियल होगी, तो उस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, 0. क्योंकि उस सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल. तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, 90 डिग्री. cos 90 इज व्हाट, 0. तो पहला केस क्या हो गया, या तो ई नेट 0 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0, सॉरी ई नेट बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 उस सरफेस पर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी तो एंगल कितना हो जाएगा, 0. बेसिकली मुझे एंगल को रिमूव करना है, बात समझ में आ रही. तो केसेस क्या हो गए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0, ये टर्म ही 0 हो जाएगी, इसको सॉल्व करना है मुझे, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल हो, उस केस में भी ये 0 हो जाएगा, cos 90, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर,
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या करना है, हाईली सिमेट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से जहां पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो उस पॉइंट को एनक्लोज करते हुए एक गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हमें बनानी है। और वो सरफेस कैसे बनेगी, कुछ पॉइंट्स को दिमाग में बैठाते हुए कि वहां पर उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो हो ही ना, या टेंजेंशियल हो या परपेंडिकुलर हो, such that this integration can be solved easily। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कुछ पॉइंट्स थे, ये आपको नोट करने हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे टू इमेजिन द गॉसियन सरफेस। और मैं कह रहा हूं कि आपके सिलेबस में हर बार अगर आप देखोगे, चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे या हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे, हर बार जो गॉसियन सरफेस होगा या तो वो स्फेरिकल होगा या फिर वो सिलेंड्रिकल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गॉस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, यस, बट इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाईली सिमेट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट्स। बिकॉज इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। मैंने जो भी पॉइंट्स बताए वो सिर्फ इसलिए बताया ताकि जो एंगल जब यहाँ पे खुलेगा वो इजीली सॉल्व हो जाए। क्लियर है? अब हम यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। हेडिंग डालिए एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। अब सबसे पहले डालिए एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट सम डिस्टेंस r फ्रॉम इट बाय यूजिंग गॉस लॉ। क्लियर है? अब वही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड E। इसका मैग्नीट्यूड आप सभी को मालूम है KQ/R², लेकिन हमें मैथमेटिकली गॉस लॉ से प्रूफ करना है। क्लियर है एकदम? ठीक है भैया। अब इस पॉइंट को जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट को और इस चार्ज को एनक्लोज करते हुए एक गॉसियन सरफेस बनानी है, ताकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिले यूजिंग गॉस लॉ। और उन पॉइंट्स को मुझे ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो जीरो हो, टेंजेंशियल हो या परपेंडिकुलर हो। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो वो सिमेट्रिक सरफेस क्या बनेगी, इस बार एक स्फेयर। अब ध्यान से देखिए कि स्फेयर कैसे बना। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस स्फेयर के किसी भी पॉइंट पर, देखिए सिंपल क्या होगा, स्फेयर के किसी भी पॉइंट पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सेम है। पहली बात तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज से इसकी दूरी क्या है, सेम। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ इसका, और इसका एरिया है लेट से dA और एरिया वेक्टर है रेडियली आउटवर्ड, तो एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। और जब मैं गॉस लॉ अप्लाई करूंगा, दैट मीन्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज सरफेस will be equals to Q enclosed by epsilon naught। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो E की जगह E, dA की जगह GA, cos 0 will be equals to Q enclosed by epsilon naught। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन में, अब इसका कोई रोल नहीं है। तो क्या हो गया, ये E dA विल बी इक्वल्स टू Q enclosed by epsilon naught। Q enclosed क्या है, चार्ज enclosed by this Gaussian surface जो हमने एज्यूम करी है, और वो क्या है, Q। वो क्या है, Q। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है,
टोटल एरिया ऑफ दिस क्लोज सरफेस जो कि हमने एज्यूम किया है, और ये सरफेस क्या है, स्फेयर, और उसका एरिया क्या होता है 4πr²। तो क्या आ गया ये क्या आ जाएगा, E इंटू 4πr² विल बी इक्वल्स टू Q/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 1/4πε0 Q/r²। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, KQ/r²। So we prove the expression of electric field due to a point charge by using Gauss law। क्लियर एकदम, इसको नोट कीजिए। नाउ हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, वो है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एट अ डिस्टेंस r। अब इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। पहली बात तो मैं मैथमेटिकली इसको पढ़ा चुका हूँ, फाइनाइट वायर का केस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें θ1 θ2 90 डिग्री हो गए थे, और फॉर इनफाइनाइट θ1 θ2 क्या हो गए थे 90 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता है 2k λ/r। वही आएगा, सेम वही आएगा। क्लियर। चलिए मान लीजिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब ही ये है, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। बात हो चुकी। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब है जिस भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दैट पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द वायर। दैट मीन्स उस केस में ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। मान लीजिए मुझे यहाँ से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये पता ही है सभी को क्या होगी भैया, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। क्लियर है। उसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है यूजिंग गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या कहता है भाई, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द क्लोज सरफेस will be equals to Q enclosed by ε0। अब इस पॉइंट को एनक्लोज करते हुए मुझे एक गॉसियन सरफेस बनाना है, वो भी सिमेट्रिक, सच दैट या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, टेंजेंशियल हो या परपेंडिकुलर हो। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पे स्फीयर तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिलेंडर। तो हाईली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट मैंने क्या बनाया, हाईली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट मैंने क्या बनाया, वो ये सिलेंडर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे सिलेंडर के 3 पोर्शन, 2 ये फ्लैट वन और एक ये कर्व वन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर एकदम। लेट्स से इसकी लेंथ क्या ले ली मैंने L, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा लेट्स से R। क्लियर एकदम। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो दोनों केस हो गए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के क्या हो गई है, टेंजेंशियल, और इस सरफेस के क्या हो गई है, परपेंडिकुलर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा n कैप, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा n कैप, और इस कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा n कैप। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस बार ये जो LHS है ये हमारा 3 हिस्सों में बट गया है। E डॉट dA फॉर फर्स्ट, E डॉट dA फॉर सेकेंड, E डॉट dA फॉर थर्ड। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये किसके लिए है, फर्स्ट और सेकंड किसके लिए है, फ्लैट सरफेस के लिए, और ये थर्ड वाला किसके लिए है, कर्व सरफेस के लिए। और जब इन तीनों को एनक्लोज कर देंगे तो ये ई नेट ही आ जाएगा, ई नेट फॉर दिस क्लोज्ड सरफेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये जो फ्लैट सरफेस का फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, 0। रीजन देखिए, रीजन क्योंकि दोनों केसेस में जो एंगल है
दोनों केसेस में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। इन सरफेसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कट ही नहीं कर रही है, इन सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही, तो इन दो फ्लैट सरफेस का फ्लक्स क्या होगा? जीरो। अब चर्चा करते हैं इस पे भैया। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां ये है कर्व सरफेस के लिए, मतलब ये वाला पोर्शन, दिस कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस, दिस इज द कर्व सरफेस, ये सिलेंडर, दिस इज द कर्व सरफेस एंड दिस इज द फ्लैट सरफेस। इन फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल थी, तो इन दोनों का फ्लक्स जीरो हो गया। अब इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे सारे में, तो एंगल क्या होगा यहाँ पर? हमेशा एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। चलो एंगल की टेंशन तो खत्म, मतलब कि जब भी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सिंपली क्या आ जाएगा? EDA। क्लियर है? पहले मैं RHS को सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में मैं LHS, सॉरी पहले मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में मैं RHS को सॉल्व करूँगा। अब यहाँ पर कर्व सरफेस पर सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में इसका कोई काम नहीं, बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा? ये EDA। अब भैया DA का टोटल इंटीग्रेशन क्या आएगा? ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट सभी को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, वो क्या होता है? 2 पाई RL। तो ये क्या हो जाएगा भैया? A इंटू 2 पाई RL। RHS सॉल्व कर लिया हमने। अब RHS में क्या है? ये सब किसके बराबर है? Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है? लैम्डा क्या है? ये लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस सिलेंडर की लंबाई कितनी है? L। तो फॉर दिस केस Q एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा? Q एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू L। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? A इंटू 2 पाई RL will be equals to Q into लैम्डा इंटू L बाय एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम एक्सप्रेशन है वही, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? K। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? 2K लैम्डा बाई R। वही सेम एक्सप्रेशन जो कि हमने मैथमेटिकली निकाला था। क्या मेरी बात एकदम क्लियर? ये सब आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप बोर्ड में ड्राइव करते हो तो पूरा एकदम अच्छे से आपको लिखना होगा कि गॉसियन सरफेस आपने क्या लिया है, इसका फ्लक्स 0 क्यों है, इसका फ्लक्स 0 क्यों है, क्योंकि एंगल कितना है? 90 डिग्री। सारा फ्लक्स इसकी वजह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द सरफेस यूनिफॉर्म है, इसलिए हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बच गया? इंटीग्रेशन ऑफ DA। अब वो क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया विच इज़ 2 पाई RL। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगेन दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस विच इज सिलेंडर। अगर कोई आपसे पूछे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और R में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड और R में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग। जैसे जैसे R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। क्लियर है एकदम? और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, वो हम देखेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ। In the next lecture we will discuss more applications। क्लियर है एकदम? more applications हम देखेंगे और बहुत अच्छी अच्छी applications हम देखेंगे। For now, thank you।